सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 4 अप्रैल। और आज हम 4 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग डेली पहले मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग फटाफट से 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहले बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वैसे तो आपकी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये डेली सुबह में 5:30 बजे चलती है। तो लास्ट क्लास के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था अभी किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है यानी कि फाइड, इसके रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। तो ये भारत का एकमात्र आईआईटी मद्रास ने भारत का सबसे बड़ा अभी कृषि अपशिष्ट आधारित जेएफसीएनजी संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी बनी है जिसका भी ट्रेलर मुंबई के अंदर लॉन्च किया है, तो ईरा। किस देश ने भी G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है, तो ब्राजील ने। 56वीं जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है, इसका ओवरऑल विजेता कौन बना था, तो महाराष्ट्र। चाहे साथियों पुरुषों की बात करें या फिर महिलाओं की, दोनों वर्गों में जो विजेता है ये महाराष्ट्र बना था। T20 क्रिकेट में अभी 300 कैच लेने वाले दुनिया के जो पहले विकेट कीपर है ये कौन बने हैं, तो भारत के स्टार विकेट कीपर MS धोनी साहब। किस देश ने अभी अल जजीरा न्यूज चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, तो इजराइल ने। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव ये कहाँ आयोजित किया गया, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने भी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने कौन सी बार ली है, तो तीसरी बार। इससे पहले भी ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके मिस्र के। पहली बार कब बने थे, तो 2013 के अंदर। अभी जूडिथ सुमीरबा तुलुका ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इस साथ ही कॉन्गो गणराज्य की। ये जो कॉन्गो गणराज्य है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पश्चिम में स्थित एक देश है। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स है, इसके 33वें महानिदेशक कौन बने थे, ये बने थे साथियों GS सिदाना। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका से पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अभी वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो भूपट्ट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला है, तो ये मिला है दोस्तों पारादीप बंदरगाह को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। और इसको भी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान मिला है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इसने विस्थापित किसको किया है, तो इसने दीनदयाल जो बंदरगाह है जो कि कांडला के अंदर स्थित है यानी कि गुजरात में, इसी को विस्थापित किया है। अब बात करते हैं पहले पारादीप बंदरगाह के बारे में। तो पारादीप बंदरगाह की जो स्थापना या फिर शुरुआत है ये 1962 में की थी उड़ीसा सरकार के द्वारा। हालांकि इसे 1965 में भारत सरकार ने जो है ये बंदरगाह का जो स्वामित्व और प्रबंधन है ये उड़ीसा सरकार से अपने हाथ में ले लिया था। और 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार के द्वारा ये जो पारादीप बंदरगाह है इसे एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया था, जो भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया है। अगला प्रश्न देखिए आज का। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थीबू जो द्वीप है ये भारत और किस देश के बीच में स्थित है, तो ये स्थित है साथी भारत और श्रीलंका के बीच में। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथी 1974 में क्या कि भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और श्रीलंका की जो राष्ट्रपति थी श्री मावो बंडा नायक, इनके साथ समझौता करके ये जो कच्चा थीबू द्वीप है ये श्रीलंका को सौंपा था। और कच्चा थीबू द्वीप के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जलडमरू है इसी में ये 285 एकड़ में फैला हुआ द्वीप है। कच्चा थीबू की जो लंबाई है
ये 1.6 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी है तो 300 मीटर। और यहाँ पर साथियों एक चर्च भी स्थित है कच्चा थीबू द्वीप पर। इस चर्च का नाम है सेंट एंथोनी। अब एक बार हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं कच्चा थीबू द्वीप के बारे में। तो ये रहा साथियों तमिलनाडु का हिस्सा, और तमिलनाडु में ये आपको दिखाई दे रहा होगा रामेश्वरम वाला पार्ट। रामेश्वरम के आप लोग ठीक थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यही साथियों कच्चा थीबू द्वीप, जो कि पाक जमडोमरू के अंदर स्थित एक द्वीप है। और ये कितने एकड़ में फैला है तो 285 एकड़ के अंदर। और यहाँ से साथियों एक एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि मैं स्लाइड पर लिख कर भी लाया हूँ। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था 11 तारीख को 2019 में, तीसरी शिफ्ट में, कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यही दिए गए थे चारों के चारों। ऑप्शन में ए में दिया गया था चोराव, ऑप्शन बी में दिया गया था कच्चा तीबू, ऑप्शन सी में दिया गया था डीवर, या फिर ऑप्शन डी में दिया गया था ईला ग्रैंड। तो याद रखिएगा आंसर कीजिएगा कच्चा तीबू द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूरोपीय सेंगल यात्रा क्षेत्र में अभी कौन सा जो देश है ये शामिल हुआ है। तो ये दोस्तों दो देश शामिल हो चुके हैं, एक तो बुल्गारिया और दूसरा रोमानिया। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ 1 और 2। अच्छा साथियों, ये जो सेंगल यात्रा क्षेत्र है ये है क्या। तो इसमें साथियों शामिल होने पर जो भी देश इसमें शामिल होता है उनके नागरिकों को यहाँ पर मुफ्त में क्या है कि आवागमन की अनुमति मिल जाती है, यानी कि वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी साथियों टैक्स लगते हैं उनकी जो टैक्स लगने की मात्रा है वो भी बहुत कम कर दी जाती है। फिलहाल इसमें साथियों अभी जो रोमानिया और बुल्गारिया देश है इनको खाली दो ही मार्गों से जाने की अनुमति मिली है, एक तो हवाई मार्ग से और दूसरी मिली इसमें समुद्री मार्ग से। अभी जमीनी मार्ग से आवागमन की अनुमति नहीं मिली है। और अब साथियों जो सेंगल क्षेत्र है इसमें शामिल होने वाले सदस्य देशों की संख्या कितनी हो चुकी है तो 129, जिसमें से 125 जो है ये यूरोपीय देश शामिल है। ये साथियों मैंने आपको जो भी बताया ये लिखा हुआ भी है, खाली एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे अधिक अभी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य जो है ये कौन सा बना है। तो ये बना भी साथियों उत्तर प्रदेश राज्य। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य के अभी 15 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिससे यहाँ पर जो जीआई टैग की संख्या है ये कितनी हो चुकी है तो 70 में एक कम, यानी कि 69। और अब जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है तो तमिलनाडु को। अभी तक तमिलनाडु के जो उत्पाद है ये मात्र 58 है जिनको भी जीआई टैग मिला है। और यदि साथियों आप लोगों से ये पूछे सीधा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सबसे अधिक जीआई टैग मिले हैं, तो याद रखिएगा जो वाराणसी क्षेत्र है इसके टोटल 30 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिससे ये सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बना है। अच्छा, ये 15 उत्पाद कौन कौन से हैं तो खाली एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बनारसी की ठंडाई को, बनारस के तबला को, बनारस की सेनाई को मिला है, बनारस की लाल भरमा मिर्च को, चरेगांव की करौंदा को, बनारस के लाल पेड़ा को, बनारस की भित्ति चित्र को, जौनपुर की इमरती को, चित्रकूट लकड़ी शिल्प एवं खिलौने को, बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को, संभल के अस्थि शिल्प को, पीलीभीत के बांसुरी को, मथुरा के सांझी शिल्प को, मंजू शिल्प को और रामपुर के पैच वर्ग को, इनको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में अभी दुनिया के जो सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी है ये कौन बन गए हैं। नाम है इनके साथ ही सर्बिया के नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी सर्बिया के नोवाक जोकोविच है ये 9 अप्रैल 2024 को 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज
विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। और ये किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे? तो रोजर फेडरर का। बात करते हैं नोवाक जोकोविच के बारे में, तो सर्बिया के हैं ये। और ये स्टार जो टेनिस खिलाड़ी है, ये 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी है। नोवाक जोकोविच टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी भी हैं। अब ये साथी स्पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग मियामी ओपन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 3 दिन पहले ही पढ़ा है। जैसे कि साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी मियामी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो डैनियल कॉलिंस ने। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इटली के जेनिक सीनर ने। और मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता था? तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। अब इसी के साथ साथ एक बार हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आयोजित किया था ऑस्ट्रेलियन, फिर किया जाता है फ्रेंच, इसके बाद किया जाता है विंबलडन, और सबसे आखिरी में किया जाता है यूएस ओपन। और इसका साथ ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ साथ ये भी पूछता है कि ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है, ये दोनों तो खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। और जबकि जो विंबलडन ओपन है, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान पर। तो अभी तक ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है, ये आयोजित किया जा चुका है। खाली हम लोग इसके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो इटली के जेनिक सीनर के द्वारा ही। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शिग्मोत्सव 2024 का जो आयोजन है, यह कहां पर किया गया है? ये आयोजन किया जाता है गोवा के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल गोवा के अंदर जो है, ये भव्य बसंत सांस्कृतिक उत्सव, जिसका नाम है शिग्मोत्सव, ये आयोजित हुआ है। और गोवा में बसंत के मौसम में होली और कार्निवल परंपराओं के मिश्रण के साथ इसे आयोजित किया जाता है, जिसमें परेड, लोक नृत्य और झांकियां शामिल होती है। और अभी हम लोगों ने साथ 2024 के अंदर ही पढ़ा है कि गोवा के अंदर अभी साओजाओ फेस्टिवल भी मनाया गया था। अब बात करते हैं गोवा के बारे में, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। राज्यपाल यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। राजधानी क्या है? तो पणजी। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर साथियों भगवान महावीर नेशनल पार्क है। और ये और पूछ सकता है साथियों कि जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गोवा के अंदर, क्योंकि कंफ्यूज करता है इसमें। यदि आप लोग से सिंपल पूछे ये सलीम अली जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो आंसर कीजिएगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि सलीम अली जो वर्ल्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गोवा के अंदर। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो द डेलो, दिवाली नाच और घोड़े मोदनी, यहाँ पर 3 फेमस लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या यहाँ पर 2। लोकसभा की सीट कितनी है? तो 2। राज्यसभा की सीट है 1, जबकि विधानसभा की सीट कितनी है? तो 40। अगला क्वेश्चन देखिए, याद का साथियों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी कैनाबिस यानी कि जो भांग है, इसके उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा जो यूरोपीय संघ देश है, ये कौन सा बना है? ये देश बन चुका है साथियों जर्मनी देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों 1 अप्रैल 2024 से क्या है कि जो जर्मनी है, ये भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय देश बना है। और नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के जो वयस्क हैं, इनको 25 ग्राम तक की सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 मारिजुआना पौधों की खेती करने की अनुमति है। साथ ही साथियों 1 जुलाई 2024 से कैनाबिस जो क्लब है, यानी कि भांग के क्लब, इनको अपने सदस्यों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 50 ग्राम तक भांग वितरित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें प्रति क्लब जो है ये अधिकतम 500 सदस्य होंगे। अब बात करते साथियों जर्मनी के बारे में, तो मैप मेरा साथियों आपको जर्मनी जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है, यहाँ की आपको राजधानी देखने को मिलेगी बर्लिन।
मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। यहाँ के साथी चांसलर कौन है? नाम है इनका ओलाफ स्कोच। और जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नाम है इनका फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का जो पदभार है ये किसने संभाला है? नाम है इनका साथी संजय नायर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर जी। दरअसल साथियों जो संजय नायर है ये सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन रह चुके हैं और इनको भी 2024-25 के लिए एसोचैम का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो अजय सिंह का। अब बात करते हैं एसोचैम के बारे में। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। गठन हुआ था इसका 1920 के अंदर और मुख्यालय का है इसका तो नई दिल्ली के अंदर। अब ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार आप लोग बाकी के नाम देखिए। जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि जो जयश्री दास वर्मा है इनको भी जो विक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 41वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। शेफाली शरण को अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ एक अपॉइंटमेंट याद रखिएगा कि जो मौसमी बसु हैं इनको भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शिक्षा संघ की अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए जो सीएमडी हैं ये कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बनने वाला क्वेश्चन है लेकिन रेलवे वालों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अभी जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है इसके जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ये बन चुके हैं संतोष कुमार झा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इमेज में देखिए दोस्तों, ये संतोष कुमार झा जो कि कोंकण रेलवे के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। और इसमें साथ ही एक नाम और लिखा है जया वर्मा का। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस है यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस साथी प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 अप्रैल को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बारूदी सुरंग है इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके लक्ष्य की दिशा में प्रगति करना। पहली बार साथियों जो दिवस है इसको मनाने की जो घोषणा है ये 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। लेकिन इस दिवस को जो पहली बार है ये 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अभी तक साथियों हम लोगों ने 1 अप्रैल से पढ़ा था उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। फिर हमने 2 अप्रैल को पढ़ा था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और आज हम लोगों ने 4 अप्रैल से पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कभी वर्ष 2030 का घनश्याम दास जो बिरला पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।